फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, जहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, हम किसी भी रिवॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम यहां पर समझेंगे, यहां पर हमारा बोर्ड क्लियर होगा, यहां पर इस वाले बॉक्स में। तो जब हम रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, तो रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन? मान लो कोई भी आपसे बाहर कोई पूछे, चले जाएं आप, तो कोई भी आपके रिलेटिव हैं या फिर और कोई है, आपके नॉलेज टेस्ट करे, और नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो बेटा रिवॉल्यूशन ओनली। तो रिवॉल्यूशन का मीनिंग डायरेक्टली ये कहा जाता है कि ए पॉलिटिकल चेंजेस बाय ए लॉट ऑफ पीरियड, बाय ए लॉट ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। ए पॉलिटिकल चेंजेस बाय ए लॉट ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। जब एक बड़ा पॉलिटिकल चेंजमेंट आता है और एक छोटे टाइम पीरियड में आता है, उसको चेंज करने के लिए काफी सारी पब्लिक का हाथ होता है, काफी सारी पब्लिक उसको स्ट्रगल करती है उसको चेंजमेंट लेके आने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया से कनेक्ट करें, तो पूरा का पूरा इंडिया, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, तो पूरे के पूरे इंडिया के जो लीडर्स थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस पॉलिटिकल चेंजमेंट को लेके आने के लिए, कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे उस रूल को हटाया जाए और इंडिया में डेमोक्रेसी लेके आई जाए। मीन्स राइट टू वोट, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम सभी के पास हो, राइट टू वर्क सभी के पास हो। तो ये सब कुछ। तो सबसे पहले हमें रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझना है। तो रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है पॉलिटिकल चेंजमेंट बाय ए लॉट ऑफ पीपल। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट्री है बेटा, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना, वो फ्रेंच की तरफ से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड की बात करें हम, तो फ्रेंच ने ही हमें सभी कंट्रीज को ये डेमोक्रेसी स्प्रेड करने के लिए क्या किया है, एग्रेसिव किया है सभी को। ओके, तो जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में 15 अगस्त 1947 को जैसे याद रखते हैं, मेमोराइज करते हैं, ऐसे ही अगर हम फ्रेंच की बात करेंगे, तो बेटा आप ये डेट बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। फ्रेंच में पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। जो किंग रूल किया करते थे, किंग को जेल भेज दिया गया था, और जो नॉर्मल पब्लिक थी वो रूल करने लग गई थी। अब ये सारी की सारी स्टोरी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम यहां से ही। इस डेट को 2 मिनट के लिए हम रख देते हैं साइड में, ठीक है। तो किंग पावर, किंग के पास पावर थी ना, किंग्स पावर, किंग के पास जो पावर थी वो थी, उसके पास एक बहुत ही बड़ी बेस्टाइल जेल थी। उस जेल में क्या हुआ करता था कि वो बहुत ही बड़ी थी। अगर मान लो किंग के अगेंस्ट बहुत सारी पब्लिक रिवॉल्यूशन करती है या अपोज करती है किंग का, तो किंग उनको डायरेक्ट जेल में भेज सकता था, उनको बंदी बना सकता है, एज ए प्रिजन कर सकता है, एज ए प्रिजन। ओके, तो उसके पास सबसे बड़ी पावर थी बेस्टाइल जेल। और याद रखेंगे, जो किंग वहां पर जो सीरीज, किंग की सीरीज जो रूल करती थी वो थी बेटा लुइस। लुइस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इस टाइम पर लुइस 16th का नंबर आ चुका था। लुइस 16th अब इस टाइम पर किंग थे। ओके, तो 1774 की से शुरू करते हैं हम, जब थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट होना शुरू हुआ था, ठीक है। 1774 में क्या हुआ था, 1774 में लुइस 16th जो कि वहां के किंग थे, अब लुइस 16th ने क्या किया, एक छोटा सा काम कर दिया कि टैक्स इंक्रीज कर दिए, टैक्स इंक्रीज कर दिए वहां के। अब टैक्स इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है कि जो रिवेन्यू गवर्नमेंट नॉर्मल पब्लिक से लेती है, जो टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं बेटा टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक ये बात है, ये हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे बेटा, क्योंकि आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगी। लुइस 16th की जो मैरिज हुई थी वो हुई थी मारिया से, और मारिया थी बेटा ऑस्ट्रिया से। लुइस 16th की मैरिज मारिया से हुई थी। लुइस 16th मैरिड विद मारिया एंड शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम हमारा रिवॉल्यूशन का टॉपिक। किंग के पास पावर पढ़ ली हमने, किंग के पास हमने लुइस 16 1774 से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ ये पढ़ेंगे आगे, और उसकी मैरिज किससे हुई थी ये पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम फ्रेंच में रिवॉल्यूशन शुरू क्यों हुए थे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं।
ओके, तो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुए थे? देखिए, इसको 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं, एक नए टॉपिक को ऐड करते हैं। उस टाइम पर बेटा क्या था कि ये डेट आप याद रखेंगे, अभी से आप अपनी आदत डाल लीजिए इन डेट्स को याद रखने के लिए। सोसाइटी, जब सोसाइटी की बात करेंगे तो फ्रेंच में सोसाइटी उस टाइम पर 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो था बेटा वो पूरा का पूरा क्या था? किंग की फैमिली थी वो सारी की सारी, और उसको बोल दिया जाता था, फर्स्ट जो एस्टेट था ना उसमें सारी की सारी किंग की फैमिली, चर्च वर्च ये सारे कुछ रहा करते थे। ठीक है, तो क्लर्जी, नोबेलिटी और सारे के सारे नॉर्मल पीपल। देखो कमाल की बात, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन का बेटा बहुत ही बड़ा एक रीजन था फ्रेंच में रिवॉल्यूशन शुरू होने के पीछे, और वो रीजन क्या था अब हम सारी की सारी बातें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था। अब क्लर्जी में कौन कौन होता है पता है आपको? चर्च, जहां पर जो क्रिश्चियन अपने जाके गॉड, उनका जो गॉड होता है क्रिश्चियंस का, वो चर्च में जाके सब कुछ करते हैं, जैसे कि हम अपने टेम्पल्स में जाते हैं ऐसे ही उनके क्या होते हैं, चर्च होते हैं। तो चर्च में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी वहां पर फादर्स हैं, नन्स हैं, या फिर जितने भी वर्कर हैं, वो क्या करते थे, वो भैया सारे के सारे क्लर्जी, उन्हीं को क्लर्जी कहा जाता था, तो जो चर्च वगैरह में काम करते थे। ठीक है, अब आती है नोबिलिटी। किंग की पूरी किंग्स ऑल फैमिली, फैमिली एंड रिलेटिव्स, किंग्स ऑल फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब इसमें सारे के सारे किंग की फैमिली और उसके रिलेटिव्स। अब इसमें तो आप सभी को पता ही है, फार्मर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, टीचर्स भी हैं, सभी हैं इसमें। तो जब इसमें सभी है ऑलरेडी, तो इसमें क्या कर रखा था उस टाइम पर किंग ने, क्या रूल बना रखा था कि क्लर्जी और नोबेलिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा, जो रिच भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा रिच कौन थे, या तो नोबेलिटी था या फिर क्लर्जी था। तो उस टाइम पर क्या रूल था कि क्लर्जी और नोबेलिटी दोनों में से कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्स फ्री थे। इनके पास क्या क्या, अब हम ये समझ लेंगे कि प्रिविलेजेस, इसको बोलते हैं बेटा प्रिविलेजेस। तो इनको क्या क्या प्रिविलेजेस थे कि एक तो टैक्स फ्री थे ये, ना तो नोबेलिटी टैक्स पे करेगी ना ही क्लर्जी टैक्स पे करेंगे, टैक्स फ्री हो गए। टैक्स पे केवल कौन करेंगे? नॉर्मल पर्सन करेंगे, सारे के सारे जो फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर टीचर्स हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन ये था, अब इन्होंने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो बेटा सोचो जरा, ना तो ये टैक्स पे कर रहे हैं, ना ये टैक्स पे कर रहे हैं, ना क्लर्जी ना नोबिलिटी, सारा का सारा टैक्स पे कौन कर रहा है? नॉर्मल पर्सन कर रहे हैं। तो नॉर्म सारा का सारा जो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा, या इसको बोल सकता हूं मैं इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। इकोनॉमिक प्रेशर आएगा, वो किस पर आएगा? थर्ड स्टेट्स पर आएगा। और यही एक रीजन है कि रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा पब्लिक थी, वो परेशान हो गई थी, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अच्छे रहने के लिए जगह नहीं थी, वो टैक्स पे कर रहे थे वो अलग से, और इनके पास बहुत पैसे थे दोनों के पास, और ये अपनी लाइफ को मजे में कर रहे थे पास। तो ये मजे में कर रहे थे, ये परेशान हो रहे थे, और नंबर ऑफ पीपल्स ये ज्यादा थे। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया? किंग के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया भाई, किंग के अगेंस्ट शुरू कर दिया है रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ? रिवॉल्यूशन शुरू हुआ क्योंकि किंग ने टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, और टैक्स केवल थर्ड स्टेट पे करता था, और थर्ड स्टेट जो टैक्स पे करेगा, तो नंबर ऑफ पीपल्स इन थर्ड स्टेट्स बेटा सबसे ज्यादा थे, तो उन्होंने शुरू कर दिया रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। अब टैक्स इंक्रीज क्यों किया ये भी समझ लो, इसको यहीं की यहीं समझ लेते हैं। टैक्स इंक्रीज क्यों किया किंग ने, इसके पीछे रीजन, सबसे पहले तो उस टाइम पे भाई वॉर होती रहती थी, तो वॉर जहां पर होगी ना, वहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं कंट्री के। कैसे? वेपन्स को परचेज करना है, सोल्जर्स को वॉर के वॉर के जहां पर वॉर हो रही है वहां पर भेजना है। अगर मान लो कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो फिर उनकी फैमिली को कंपनसेशन अमाउंट भी प्रोवाइड करवानी है।
तो इसलिए जो वो होते रहते थे, और जो किंग के जो एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा थे। दूसरा था मेंटेन पैलेस ऑफ वर्सेल। एक पैलेस ऑफ वर्सेल था जहां पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो सकती थी, जहां पर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च होते थे उस टाइम पे। सेकंड, थर्ड, इंडिपेंडेंस अमेरिकन कॉलोनीज, जिस पर फ्रांस, जो फ्रांस की अमेरिकन कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अब जब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, आप सभी को पता है अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ था बेटा, सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है 1774 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ये सब कुछ हुआ। थर्ड, फोर्थ इसका है कि जो लोन ले रखा था किंग ने जो अपने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को रन करने के लिए जो लोन ले रखा था, उन लोन्स का क्या हुआ, उन पर टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया गया। और जैसे ही टैक्स रेट को इंक्रीज किया, वैसे ही क्या हुआ बेटा, टैक्स रेट इंक्रीज करते ही क्या होगा, टैक्स रेट इंक्रीज करते एक सिचुएशन होगी, और वो सिचुएशन क्या होगी कि उस पर जो कर्ज है किंग पर, जो उस पर जो लोन है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। और वो अगर वो कम करने हैं तो किंग के पास इनकम क्या है, ओनली टैक्स, तो टैक्स उसको इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसने टैक्स इंक्रीज किया, और टैक्स इंक्रीज करते ही सारा का सारा प्रेशर थर्ड एस्टेट पर आ गया, और थर्ड एस्टेट पर आते ही सिचुएशन नॉट अंडर कंट्रोल। तो टू टाइप्स के टैक्स थे बेटा। एक तो थे क्या, टाइथे नाम का टैक्स था, एक सभी को पता है, हम पढ़ा चुके हैं आपको, टाइथेस नाम का टैक्स था। और एक था टेल नाम का टैक्स था, टाइले भी बोल देते हैं इसको। तो ये दोनों के दोनों, ये तो बेटा डायरेक्ट टैक्स था, ये तो डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय थर्ड एस्टेट। ये तो सीधा जाता था किसके पास, किंग के पास। और ये क्या था, ये टैक्स पेड बाय थर्ड एस्टेट। ये इनडायरेक्ट टैक्स था और ये डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स था टाइले, और टाइथे था इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखेंगे दोनों के दोनों। ये इंक्रीज कर दिए गए। अब जब ये इंक्रीज करेंगे तो एक सिचुएशन बेटा देखो क्या हुई वहां पर ना, उस टाइम पे फ्रेंड्स में क्या चल रहा था कि जो 1715 की बात करें हम, और 1789 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्लियर, 1715 की बात करें तो 1715 में जो फ्रेंच की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियंस ओनली, और 1789 की बात करें तो 29 मिलियंस वहां की क्या थी, पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, सोचो पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहां पर देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और टैक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इनकम है, टैक्स इंक्रीज होंगे तो इनकम क्या होगी, कम होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि पॉपुलेशन बढ़े, पर जैसे कि मान लो, और अच्छा एग्जांपल दे देते हैं आपको, कि फैमिली में 5 मेंबर्स हैं मान लो शुरू में, और 5000 इनकम है टोटल, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब 2 नए मेंबर और आ गए फैमिली में, मीन्स 2 नए बच्चे और हो गए, टोटल 7 मेंबर्स हो गए। प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स इंक्रीज कर दिया, जो 500 टैक्स पहले था अब उसको 1500 कर दिया। तो अब यहाँ पर इनकम कितनी रह गई, 4000, मेंबर 7 हो गए और इनकम रह गई 4000। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को बोल देते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल्स डज नॉट मेट देयर इनकम, जब पब्लिक की फूड और अदर रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी इनकम से मैच नहीं हो पाती है, तो उस टाइम की उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं हम, उस सिचुएशन को बोल दिया जाता है क्या, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो यहां तक हम उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चल सकते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस के, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। तो सोसाइटी याद रखेंगे, कौन सी सोसाइटी में कौन से मेंबर हुआ करते थे वगैरह वगैरह सारी बातें। अभी हम 1774 तक का ही पढ़ रहे हैं कि 1774 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। तो आप सभी को पता है कि रिवॉल्यूशन, वाई रिवॉल्यूशन स्टार्ट, तो फर्स्ट तो हमने बता दिया कि टैक्स इंक्रीज हुए थे इसलिए रिवॉल्यूशन शुरू किया गया। सेकंड मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस जो फूड प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ,
एक तो टैक्स इंक्रीज हो गए, ऊपर से फूड के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। ओके, अब ए बेटा दो बातें आप याद रखेंगे, जब कोई भी रिवॉल्यूशन शुरू होता है ना, तो उसके पीछे जो नोवेलिस्ट होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं वो होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं? वो है बेटा द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है जीन जैक्वस रूसो। जीन जैक्वस रूसो, और इसने जो बुक लिखी है जीन जैक्वस रूसो ने, वो लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो थर्ड में आते हैं वो है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है पावर मस्ट बी डिवाइडेड। पावर मस्ट बी डिवाइडेड। देखो कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो क्या होता है इनमें कि मैंने अभी बताया, जो नोवेलिस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नोवेलिस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो कैसे प्ले करते हैं ये बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने बुक लिखी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को ना कम से कम हमारे साथ 2-3 ट्रीटी कर लेनी चाहिए, जैसे टैक्स इंक्रीज नहीं करेंगे, फूड प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्लर्जी भी टैक्स पे करेगा, वगैरह वगैरह, कुछ इस टाइप की ट्रीटीज। ठीक है, तो पब्लिक में क्या होगा, थोड़ा सा अवेयर आएगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये बात सही है तो फिर हम इनको क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। सेकंड आता है जीन जैक्वस रूसो है, उसने लिखे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि गवर्नमेंट जो भी करेगी, गवर्नमेंट जो भी स्टेप अप करेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सभी की सहमति जरूरी है, पहले सभी का एग्रीमेंट जरूरी है। और लास्ट में मोंटेस्क्यू ने लिखे पावर मस्ट बी डिवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें क्या होता है कि पावर अब किंग के पास नहीं रहेंगी, केवल पावर सभी के अंदर डिवाइडेड होंगी, लाइक डेमोक्रेसी, वोट सभी करते हैं तो वह पावर सभी के पास होगी, पावर अब डिवाइडेड होगी, और सभी का जब एग्रीमेंट क्लियर होगा उसी बिल को केवल पास किया जाएगा, बस। अब इस टाइम पर सिचुएशन क्या हो जाती है कि इकोनॉमी इकोनॉमी तो क्या हो जाती है बेटा, डाउन चली गई, वहां की इकोनॉमी डाउन चली गई, और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, टैक्स इंक्रीज कर रही थी। देखो इकोनॉमी डाउन कैसे की, इकोनॉमी डाउन ऐसे गई कि पॉपुलेशन बढ़ेगी और इनकम सेम रहेगी और टैक्स बढ़ेंगे, तो बेटा इकोनॉमी डाउन जाएगी, और टैक्स बढ़ेंगे तो भी इकोनॉमी क्या होगी भाई, डाउन होगी, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ी है यहाँ पर। और उस टाइम पर क्या हुआ करता था, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उस टाइम पर क्या होता था, अगर मान लो टैक्स इंक्रीज करते हैं, इफ टैक्स वर इंक्रीज, इफ टैक्स वर इंक्रीज, then a state meeting organized, then a state meeting organized। अब इसमें एस्टेट मीटिंग में क्या, एस्टेट मीटिंग में क्या होता था, दो टाइप के कैंडिडेट होते थे, एक तो होता था भाई एस्टेट जनरल, एक तो होता था एस्टेट जनरल। और ये लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 1774 के बाद। पहले लास्ट सीन लिख सकते हैं हम इसको, लास्ट सीन हुआ था इसका 1614 में। लास्ट बार जब मीटिंग हुई थी टैक्स इंक्रीज को लेके, तो 1614 में हुई थी, उसके बाद ये 1774 में ही हुई है, उसके बाद ये डायरेक्ट 1774 में ही हुई थी। ओके, तो जब टैक्स इंक्रीज करते थे ना, तो जब तीनों को क्या बुला लिया जाता था, तीनों को बुला लिया जाता था बेटा। ठीक है, फिफ्थ में बात है, फिफ्थ में 1789,
5th में 1789, 5th में 1789 की बात करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा ऑनलाइन है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर किसी की कोई डाउट वगैरह है। ओके, तो 5th में 1789 को क्या गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। तो इस मीटिंग में क्या होता था भाई, टैक्स इंक्रीज करने के लिए बुलाई गई थी। तो फर्स्ट एस्टेट पीपल होते थे, फर्स्ट एस्टेट के पीपल होते थे, सेकंड एस्टेट पीपल होते थे, और थर्ड एस्टेट से रिलेटेड पीपल होते थे। तो कितने कितने होते थे, 300 ये होते थे, 300 ये होते थे, और 600 ये होते थे। 300, 300 एंड 600 पीपल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये थी कि उस टाइम पर जो मीटिंग होती थी ना, नो एंट्री फॉर फार्मर्स, नो एंट्री फॉर फार्मर्स और ये आर्टिस्ट्स, फार्मर्स और आर्टिस्ट्स के लिए तो एंट्री ही नहीं थी, पहली बात तो ये है। फार्मर और इनके लिए तो एंट्री थी ही नहीं, आर्टिस्ट्स के लिए, और इतनी पब्लिक यहाँ पर आई थी। थर्ड एस्टेट का क्या कहना था, इस मीटिंग में जो पहले मीटिंग हुआ करते थे ना, उसमें वोट की वैल्यू इक्वल नहीं हुआ करती थी। जैसे मान लो इसमें डिसीजन लिया गया कि टैक्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि थर्ड एस्टेट की वोट की वैल्यू कर देते थे 1/2, और फर्स्ट की और सेकंड की वोट की वैल्यू कर देते थे 1। तो अब की बार क्या किया इन्होंने, थर्ड एस्टेट ने, अब की बार थर्ड एस्टेट ने काम किया, और थर्ड एस्टेट ने क्या काम किया, थर्ड एस्टेट ने कहा कि वोट की वैल्यू इक्वल कर दीजिए, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। थर्ड एस्टेट सेड द चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ वोट, थर्ड एस्टेट ने क्या किया, थर्ड एस्टेट सेड द चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ वोट फॉर टैक्स इंक्रीज, फॉर टैक्स इंक्रीज। बोल दे स्पीक या फिर दे रोट, 1 vote is equal to 1 people. They said 1 vote is equal to 1 people. उन्होंने क्या कहा कि एक जो कैंडिडेट है केवल यही क्या करेंगे, एक पीपल के वोट की वैल्यू एक ही रहेगी। ओके, ये है भाई यहां तक। अब चलते हैं, ये हमने किया है 5th में 1789, 5th में 1789, यहां पर लिख देते हैं कॉर्नर में डेट। नेक्स्ट जो डेट आई हमारे पास 20 जून 1789, 20 जून 1789। अब सारे के सारे पब्लिक, थर्ड एस्टेट की जितनी पब्लिक थी, थर्ड एस्टेट की जितनी भी पब्लिक थी, वो सारी की सारी इकट्ठा होती है कहां पर, पैलेस ऑफ वर्सेल में। पैलेस ऑफ वर्साई भी बोल देते हैं इसको, पैलेस ऑफ वर्साई में इकट्ठा होते हैं, और क्या क्रिएट कर देते हैं, थर्ड एस्टेट पीपल इकट्ठा होते हैं कहां पर, पैलेस ऑफ वर्साइल में, और क्या क्रिएट कर देते हैं, क्रिएटेड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को क्रिएट कर देते हैं। अब नेशनल असेंबली का मीनिंग समझते हैं आप, नेशनल असेंबली का मीनिंग क्या है कि अब जो भी डिसीजन लेगी ना, वो नेशनल असेंबली ही लेगी, पूरी की पूरी कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लेगी बेटा, अब वो नेशनल असेंबली ही लेगी। ओके, तो नेशनल असेंबली डिसीजन लेगी, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बना दिया गया। तो इसमें एक कैंडिडेट थे मीराबीन, याद रखेंगे 2 कैंडिडेट रहे हैं बेटा, एक तो रहे हैं मीरा बीन, ये कहां से थे, बोर्न इन सेकंड एस्टेट, बोर्न इन सेकंड एस्टेट, मीराबिन बोर्न इन सेकंड एस्टेट। एक थे अबेसियस, दूसरे थे अबेसियस, ये भी सेम एग्जिट वही, बोर्न इन थर्ड, ये सॉरी सेकंड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, बोर्न इन फर्स्ट एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट। और कौन थे, प्रीस्ट की फैमिली से थे, प्रीस्ट की फैमिली से थे। मैंने अभी बताया ना आपको कि चर्च में क्या होते हैं, या तो प्रीस्ट होते हैं, या फादर होते हैं, या फिर नन्स होते हैं। ओके, तो प्रीस्ट की फैमिली से थे।
अब आगे चलते हैं। एक वेट ए मिनट भाई, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और इसकी बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस। क्लियर है? तो ये हुआ दोनों में। तो हम अब आगे चलते हैं। और ये कहा, ये तीन दोनों के दोनों किनके साथ थे? विद थर्ड एस्टेट। ये दोनों के दोनों जो पर्सन रहे हैं, ये दोनों के दोनों थर्ड एस्टेट के साथ थे। तो सेकंड डेट हमारी आई है हमारे सामने नेशनल असेंबली क्रिएट होने की, 20 जून 1789। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं जून के बाद सीधा जुलाई पर। मैंने कहा था उस डेट की तरफ, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 सारी की सारी जो नेशनल असेंबली बनी थी, किंग पर अटैक किया। किंग पर उन्होंने क्या कर दिया बेटा? अटैक कर दिया। अटैक ऑन किंग। ठीक है, इसके जो आंसर मिला, किंग वॉज सरेंडर्ड। किंग वॉज सरेंडर्ड। किंग ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे आप जेल भेजिए, फांसी पर लटकाइए, बुलेटिन दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैं आपके सामने क्या करता हूँ? सरेंडर करता हूँ। और इन्होंने एक काम और किया पब्लिक में, पीपल अटैक ऑन बेस्टाइल जेल एंड रिमूव प्राइसन्स। ठीक है, प्राइसन्स को रिमूव कर दिया गया। एक मिनट, चौक ले आता हूं बेटा मैं, चौक खत्म। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? ये इसमें क्या हुआ? चेंजमेंट। ये मतलब इन्होंने ये काम किया कि किंग पर अटैक किया, किंग ने सरेंडर कर दिया, फिर बेस्टाइल जेल पर अटैक किया, और बेस्टाइल जेल में जितने भी कैदी थे, जितने भी प्राइसन्स थे, उनको फ्री करवा दिया। ठीक है, तो थर्ड डेट हमारी कौन सी आ गई निकल के? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। अब चेंजेस क्या हुए? देखो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, चेंजेस। चेंजेस क्या हुए? फर्स्ट चेंज हुआ, नो मोर प्रिविलेजेस, नो मोर प्रिविलेजेस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। अब इसके बाद कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को। मींस जो प्रिविलेजेस दे रखे थे ना, जैसे कि टैक्स को पे नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है, टैक्स फ्री है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे। सेकंड चेंज किया गया भाई कि किंग की जो पावर थी ना, पावर रिड्यूस कर दी गई। थर्ड, पावर रिड्यूस करने के बाद क्या हुआ? जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी, जैसे चर्च में जो काम करते थे, उनके पास बहुत ही ज्यादा लैंड अवेलेबल थी, बहुत ही ज्यादा लैंड के लैंड ओनर थे। तो थर्ड चेंज यही किया कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। लैंड को कर दिया गया बेटा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और दोनों के दोनों जो टैक्स थे, मैंने बताया था, एक टाइथे टैक्स था, टाइथे टैक्स वाज एंडेड। टाइथे जो टैक्स था उसका क्या कर दिया गया? उसको भी खत्म कर दिया गया, बिल्कुल, अब वो टैक्स रहा ही नहीं। तो ये 4 चेंजमेंट आए आफ्टर रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन के बाद भी सिचुएशन हाथ में नहीं थी बहुत सी, अभी तो सिचुएशन शुरू हुई है फ्रेंच की। एंड एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अभी है हमारे पास 20 मिनट्स के अराउंड है, तो 20 मिनट्स में हम भी विल ट्राई कि इस चैप्टर को हम फिनिश करें। चेंजेस पढ़ लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं। चेंजेस पढ़े हैं, चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं अब 1791 पर। 1791 में क्या हुआ? 1791 में एक सिचुएशन हुई, और इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है अभी मैं बता रहा हूँ।
Electricity was coming and we will close the door. क्या हुआ कि नेशनल असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना शुरू किया तब क्या हुआ कि गवर्नमेंट थी ना उसको डिवाइड कर दिया गया, बताया था ना पावर मस्ट बी डिवाइडेड। एक बना दिया गया लेजिस्लेचर, एक बना दिया गया जुडिशियरी, एक बना दिए गए एग्जीक्यूटिव्स, तीनों में इसको डिवाइड कर दिया गया गवर्नमेंट को। और दूसरा इसमें क्या किया गया, एक चेंजमेंट था छोटा सा, जैसे वो तो था ही, चल ही रहा था, कौन सा कि वोट करेंगे और वोट से हम अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करके लेके आएंगे। ठीक है, 1791 हमने पढ़ा है, एक याद रखेंगे बेटा। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। गवर्नमेंट के पार्टीशंस बना दिए गए कि अब से जुडिशरी का काम जुडिशरी देखेगी, लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर देखेगी और एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव देखेंगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था, ओनली वहां पर ओनली 4 मिलियन पीपल्स टू गिव वोट। केवल 4 मिलियन पीपल ही ऐसे थे जो वोट कर सकते थे, केवल 4 मिलियन पीपल ऐसे थे जो वोट कर सकते थे। और किंग के पास अभी भी एक पावर थी, किंग के पास क्या कर दी गई, वीटो पावर अभी भी किंग के पास थी। बेटा याद रखेंगे, किंग को ना केवल सरेंडर किया था किंग ने कि भाई ठीक है ये मैंने हाथ ऊपर कर दिया, जो करना है आपको कर लीजिए। ठीक है, किंग को मारा नहीं गया यहाँ पे। तो किंग के पास भी अभी वीटो पावर सेफ थी, तो जैसे किंग के पास वीटो पावर सेफ थी तो वो यूज तो करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं। वीटो पावर ही तो मेन पावर होती है, पता ही है आपको। अब ये सिचुएशंस थी। अब इन सिचुएशंस के बाद क्या होता है, वोटिंग में क्या होने लग गया, एक तो होते हैं बेटा एक्टिव सिटीजन्स और एक बोल दिया गया पैसिव सिटीजन्स। देखो जो वोट कर रहे हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं ना, उनको तो बोल दिया गया एक्टिव सिटीजन्स। ये जो वोट कर रहे हैं 4 मिलियन, और जो नॉन वोटिंग है उनको बोल दिया गया पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, दो नाम दे दिए गए, एक तो एक्टिव सिटीजन्स और एक पैसिव सिटीजन्स। अब इसके बाद क्या हुआ कि वोट के लिए जो कंडीशंस थी कि कौन कौन पब्लिक वोट कर सकती है, कंडीशंस बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि सेक्स की बात करें तो वही वो मेल होना चाहिए, सेक्स की बात करें तो मेल होना चाहिए। एज की बात करें तो 25 ईयर प्लस एज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और जब टैक्स की बात करें, टैक्स की बात करें तो टैक्स एटलीस्ट या तो उनसे ज्यादा या कम, मिनिमम 3 days ऑफ लेबर। जितना लेबर 3 दिन में पैसे कमाती है, जितना 3 दिन में पैसे अर्न करती है, उससे कम से कम 3 दिन में जो इतना पैसा अर्न करती है वो इतना टैक्स पे करता हो, केवल वही वोट कर सकते हैं। ये था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी की सारी बातें अच्छी थी ही, कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें क्या थी वो भी पढ़ लेते हैं हम यहीं की यहीं ही। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ऐसे ही लिखूंगा, सबसे पहले राइट टू फ्रीडम दे दिया गया सभी को, राइट टू फ्रीडम दे दिया गया, राइट टू लाइफ दे दिया गया, राइट टू इक्वेलिटी दे दिया गया, या राइट टू वोट नहीं दिया बेटा, याद रखेंगे ये बात, राइट टू वोट किसी को नहीं दिया। फ्रीडम दे दिया, राइट टू लाइफ दे दिया, राइट टू इक्वलिटी दे दिया, लेकिन राइट टू वोट सभी को नहीं दिया गया। राइट टू वोट केवल उन्हीं को दिया गया जो इस टर्म एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
अब कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी आएगा, दोनों के दोनों थिंग्स साथ साथ चलेंगे बिल्कुल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कंडीशंस, वोट कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ वोटिंग। इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं हम, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की शुरू कर देते हैं हम ये चैप्टर हमारा, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जब आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की शुरू करेंगे तो याद रखेंगे, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो 16th था ना, लुईस 16th, वो किसके साथ चला गया, ऑस्ट्रिया चला गया वो, और ऑस्ट्रिया के साथ मिलके लुईस 16th ने किस पर अटैक कर दिया, दोबारा से फ्रांस पर अटैक कर दिया। शुरू में उसको भगा दिया गया था वहां से। तो 1791 की बात है बेटा, ये याद रखेंगे, 1791 की ही बात है ये, अभी तक 1791 ही चल रहा है सारा। तो 1791 में क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिलके लुईस 16th ने फ्रेंच पर अटैक कर दिया और दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर दिया बेटा, याद रखेंगे, अगेन रीएस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगेंस्ट रीएस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी गई। लेकिन मैं सबसे पहले आपको पढ़ा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट, कि वीटो पावर अभी भी किंग के पास सेफ थी। तो अगर किंग के पास वीटो पावर सेफ है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो गया काम से, और मोनार्की है तो उसके पास वीटो पावर है। तो हम आगे चलते हैं, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद चलते हैं अप्रैल 1792 में। 1791 तक की यही सिचुएशन थी, अब सीधा अप्रैल 1792 में चलेंगे। अप्रैल 1792 में चलेंगे, और अप्रैल 1792 में क्या होगा, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया अटैक बाय पीपल्स। ठीक है, तो पर्सिया था, पर्सिया और ऑस्ट्रिया दोनों एक साथ मिल गए, और एक साथ मिलने के बाद उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया किस पर, फ्रांस पर अटैक कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, हाँ सही है, पर्सिया प्लस ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद क्या होता है, वो जब अटैक कर रहे थे ना, तो बेटा अटैक करते टाइम जैसे हम इंडिया में थे तो वंदे मातरम उस टाइम पर बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें फ्री करूंगा, इस टाइप के स्लोगन, डू एंड डाई स्लोगन बहुत पॉपुलर हुए थे। इंडिया की बात है, जब हम फ्रेंड्स की बात करेंगे तो मर्सलाइज, मर्सेलाइज बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था, और इस सॉन्ग क्या था, इसमें वो जब अटैक करते थे तब इस सॉन्ग का यूज किया करते थे। और ये मर्सलाइज है, इसके राइटर कौन है, राइटर आपको पता होना चाहिए, इसके राइटर हैं क्लाउडी जोसेफ रोंगेट, क्लाउडे जोसेफ रोगेट, ओके, डे लेला, डे LEILE, ठीक है, क्लाउडे जोसेफ रोंगेट डी लेले, ये इनके राइटर थे। अब नॉर्मल पब्लिक ने क्या किया, धीरे धीरे नीचे नीचे, अब किंग आ गया था दोबारा, आपको पता है अप्रैल 1792 में किंग तो था ही, मैंने अभी अभी बताया किंग ने रीएस्टैब्लिश कर दिया था सब कुछ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमने अभी नेक्स्ट डेट जो पढ़ी है अप्रैल 1792, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच की नॉर्मल पब्लिक थी, दोबारा से फ्रेंच नॉर्मल पीपल्स थे, उन्होंने क्या शुरू किया, क्रिएटेड क्लब्स। अब ये कौन से क्लब है, जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती है और डिसीजंस लेती है कि आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे, ये अच्छे नहीं कर रहे हैं तो इनके साथ क्या करना है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बातें। और उस टाइम पर क्या कर रही थी, बहुत सारी पब्लिक ज्वाइन पॉलिटिक्स थ्रो
थ्रू क्लब्स। क्लब्स के थ्रू क्या कर रही थी, पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रही थी। और जब क्लब्स के थ्रू पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रही थी तो एक सिचुएशन और होती है इसमें, वो क्या आती है निकल के सामने, कि जो लार्जेस्ट क्लब था, सबसे बड़ा क्लब था बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से, वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब याद है आपको, 1792 की बात कर रहे हैं। इंडिया में टीपू सुल्तान रहे हैं, टीपू सुल्तान रहे हैं जिन्होंने ये जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया था। टीपू सुल्तान थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया था फ्रेंच में, याद रखना ये बात। जैकोबिन है, जैकोबिन नहीं बेटा, जैकोबिन क्लब। ओके, और जैकोबिन क्लब के जो हेड थे वो थे कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्प्री। मैक्सिमिलियन रोबस्प्री, मैक्सिमिलियन रोबस्प्री, ये थे इनके हेड। अब सबसे बड़ा क्लब कौन रन कर रहा है, मैक्सिमिलियन रोबस्प्री। और इन क्लब्स का काम क्या था, दोबारा से फ्री होना किंग से। तो मैक्सिमिलियन रोबस्प्री ने क्या किया, एक सिचुएशन कर दी क्रिएट, कि अटैक कर दिया, किस पर, किंग पर अटैक कर दिया बेटा, याद रखेंगे, किंग पर अटैक कर दिया। ये तीनों की तीनों थिंग्स आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मैंने अभी अभी जो बताई है। मैक्सिमिलियन रोबस्प्री फर्स्ट थिंग, जैकोबिन क्लब सेकंड थिंग। ये दोनों की दोनों थिंग आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अब इन्होंने क्या किया, किंग को क्या कर दिया भाई, किंग को इन्होंने भेज दिया जेल। ठीक है, किंग को इन्होंने क्या भेज दिया, जेल में भेज दिया, किंग इनटू जेल। ठीक है, और इन्होंने मैक्सिमिलियन जो रोबस्प्री था, अब सबसे बड़ा क्लब वो चला रहे थे तो चलेगी भी नहीं की, इन्होंने एक सिचुएशन और क्रिएट की कि अब 20+ ईयर, चाहे 20+ ईयर मेंबर सारे के सारे वोट करेंगे, राइट टू वोट दे दिया गया सभी को। 21 ईयर प्लस मेल को सभी को राइट टू वोट, राइट टू वोट सभी को दे दिया गया। ठीक है, इलेक्शंस कंडक्ट हुए। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस कंडक्ट हुए, इलेक्शंस कंडक्ट हुए। अब जो सबसे बड़ा क्लब जैकोबिन क्लब था, तो जीतेगा भी वही, सीधी सी बात है, जीतेगा भी वही बेटा। तो फ्रांस में दोबारा से क्या आ गया, मोनार्क टू, फ्रांस में क्या हुआ, मोनार्क टू दोबारा से रिपब्लिक, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन था ही। फ्रांस में कंडक्ट हुए इलेक्शंस और फ्रांस में दोबारा से रिपब्लिक कंट्री हो गई है फ्रांस। और जिनके हेड कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबस्प्री। यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं इसको, मैं मैक्सिमिलियन रोबस्प्री, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारा का सारा गेम यही प्ले करेंगे अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन इसने जैसे ही वहां पर मोनार्क आया तो दोबारा से पहले वाली सिचुएशन ना हो जो अभी अभी हुई थी, जैसे किंग ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर अटैक किया था। अब अच्छा, और ऑस्ट्रिया के साथ ही मिलकर अटैक क्यों किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया से उनकी जो वाइफ थी मारिया, वो कहां से थी, ऑस्ट्रिया से थी। अब एक डेट आती है 21 सितंबर 1793, 21 सितंबर 1792 बेटा, 3 नहीं 2। किंग को भाई गिलोटिन, किंग को गिलोटिन पनिशमेंट, पनिशमेंट, किंग को गिलोटिन पनिशमेंट दे दी गई। अब गिलोटिन पनिशमेंट क्या थी, ऐसे कुछ हुआ करता था, इस पर सर रखा जाता था और ऊपर से कुछ इस टाइप का हुआ करता था, वो आके सर के ऊपर गिरता था तो सर नीचे वाले पार्ट से अलग हो जाता था। इस पनिशमेंट को उस टाइम पर बोला जाता था गिलोटिन पनिशमेंट। ओके, तो गिलोटिन पनिशमेंट दे दी गई इनको और मैक्सिमिलियन रोबस्प्री का रूल आ गया, मैक्सिमिलियन रोबस्प्री का रूल आ गया। एक ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं, 2-4 पॉइंट हमारे जो भी होंगे ऐड।
ठीक है, गिलोटिन। अब रोबस्प्री था, जो मैक्सिमिलियन रोबस्प्री था ना, वो शुरू में तो सारे उसने अच्छे अच्छे काम किए कि जैसे कंट्री को फ्री करवाना, रिपब्लिक करवाना, लेकिन आफ्टर बाद में उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एक थिंग शुरू कर दी, और वो थिंग क्या थी, रेन ऑफ टेरर। याद रखेंगे बेटा, रीन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का क्षेत्र, जहां पर रहने में सभी को डर लगता है, इस टाइप का रूल करने लग गया। और इस टाइप का रूल कैसे, कि कोई भी इसके अगेंस्ट बोलता तो उसको गिलोटिन पनिशमेंट दे देता। फीमेल्स को बोलने की जरूरत ही नहीं था। ब्रेड खरीदने के लिए अगर कोई जाता है तो लिमिटेड ब्रेड खरीद सकता था, लिमिटेड फूड खरीद सकता था। इसलिए इसके जो इसने रूल किया वो गिलोटिन पनिशमेंट, सॉरी, रीजन रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने सभी जगह लिमिट कर दी गई, और लिमिट के साथ साथ जितना भी फार्मर के पास जितना भी प्रोडक्शन होता था, वो प्रोडक्शन का क्या, उस प्रोडक्शन का क्या कर रहे थे, वो परचेज कर लेते थे प्रोडक्शन। और फिर बाद में बोल दिया जाता था अगर आप मीट खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही परचेज कर सकते हैं बस। अब जब कोई ऐसा रूल करेगा, रीन ऑफ टेरर वाला रूल करेगा, तो बेटा क्या होगा, वो ज्यादा दिन तक थोड़ी चलेगा। अब पब्लिक इनसे भी परेशान आ गई। आई विल चेक योर टाइम, ताकि पता लगे कि कितना टाइम है बेटा। एक बार भी है 5-7-10 मिनट हमारे पास। वी विल ट्राई टू क्लियर द चैप्टर। हो ही जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा, तो पब्लिक ने इसका भी अपोज करना शुरू कर दिया, और लास्ट में क्या किया, इसको भी भगा दिया 1794 में, इसको भी आउट कर दिया यहाँ से। अब पीपल ऑफ फ्रांस, वहां पर पीपल ऑफ फ्रांस था, उन्होंने क्या करना शुरू किया, सबसे परेशान आ गए थे। खुद का रूलर ही जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे तो परेशान हो ही जाती है पब्लिक। तो सबसे पहले क्या किया कि वहां पर 2 लेजिस्लेचर काउंसिल बनाई गई। अब से एक कैंडिडेट करेगा ही नहीं रूल, सीधी सी बात ये है। और एक काउंसिल में डायरेक्टरी के 5 मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे। 2 लेजिस्लेचर काउंसिल बना दी गई, और एक लेजिस्लेचर काउंसिल में डायरेक्टरी के 5 मेंबर अवेलेबल रहेंगे, ताकि अब वो सारा का सारा प्लान अच्छे तरीके से कर सके। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए वो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से फॉलो किया गया, और फॉलो करने के बाद फ्रेंच कंट्री बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही थी 1794 के बाद। 1794 के बाद उनको फिर से नजर लग गई, और नजर किन की लगी, नेपोलियन साहब की लगी। नजर किन की लगी 1799 के बाद, नेपोलियन की लगी। और नेपोलियन का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, 10th क्लास में जाएंगे तब। लेकिन उससे पहले हमने वुमेन्स के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है, तो अब थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा वुमेन्स के बारे में, कि वुमेन्स की वहां पर क्या क्या सिचुएशन थी। अच्छे तरीके से देख लेना, तब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। वुमेन्स, वुमेन्स की कंडीशन क्या क्या थी वो लिख देते हैं सारी की सारी। वुमेन्स के लिए बेटा कोई स्कूल नहीं था, नो स्कूल्स फॉर वुमेन्स, नो स्कूल फॉर वुमेन्स, ठीक है। वुमेन के लिए कोई स्कूल नहीं था, वो केवल काम करती थी। दे वर वर्क इन शॉप्स, होम्स वगैरह वगैरह, जो भी शॉप्स पर वगैरह, साफ सफाई का जितना भी था। और इसके बाद इसमें वुमेन्स वेजेस आर वेरी लो, वुमेन्स वेजेस वर वेरी लो, वुमेन्स वेजेस वर वेरी लो। जो वुमेन्स के जो वेजेस थे, जो उनको पैसे मिलते थे काम करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा कम मिलते थे, अगर हम उनको मैन से कंपेयर करें तो। वेट बेटा, तो उनको वेजेस हैं वो कम मिलते थे। अब इसके बाद आता है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिवॉल्यूशन शुरू हुआ।
वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन शुरू करना शुरू किया। वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन शुरू करना शुरू किया, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बेटा, वो शुरू में क्या करना चाहती थी, पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, वुमेन्स ज्वाइन पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तो था जो उनकी कंडीशन में सुधार कर सकता था कोई। तो आफ्टर दैट जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करना शुरू किया, तो 3-4 जो रूल बनाए गए, स्कूल्स खोल दिए गए, स्पेशल स्कूल्स फॉर वुमेन्स, एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, चाहे वुमेन हो चाहे फिर गर्ल हो या फिर बॉय हो, वुमेन ये सॉरी एजुकेशन इज कंपलसरी। अब इसमें क्या था, मैरिज, मैरिज का क्या था कि शुरू में क्या होता था कि लोग कम एज में मैरिज कर देते हैं, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इसको, लो ईयर मैरिज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लो एज मैरिज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट इसका क्या आएगा हमारा, सेकंड लास्ट पॉइंट, इसका सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा कि मैरिज, हाँ डाइवोर्स, डाइवोर्स इज लीगल, डाइवोर्स वाज लीगल, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, डाइवोर्स वाज लीगल। और कमाल की बात तो ये है, देखो कितना सारा स्ट्रगल किया वुमेन्स ने, कितना सारा स्ट्रगल करते हुए आ रहे फ्रेंड्स में। और एक आपको आज एक फैक्ट बता देते हैं कि 1946 में जाके वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है। फ्रांस की बात करें तो 1946 में जाके वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है। ओके, अब वुमेन्स बेचारी क्या करती, छोटे मोटे काम करती थी, तो उनको एक और काम कर दिया गया, वुमेन्स ट्रेंड, वुमेन्स ट्रेंड फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और बिजनेस, और बिजनेस, वुमेन्स ट्रेंड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। ठीक है, तो क्या किया गया, ये सारे के सारे थिंग्स को चेंज किया गया, सारा कुछ अच्छा किया गया, वुमेन्स की सिचुएशंस को कंट्रोल किया गया, धीरे धीरे करके फ्रेंड्स में धीरे धीरे करके सब कुछ सही हुआ। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, इसको लगा लेता हूँ ताकि फिर कोई इशू ना हो बात करने में। तो क्या हुआ बेटा कि शुरू में उन्होंने किया था, रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, टैक्स इंक्रीज हुए, टैक्स इंक्रीज होने के बाद किंग को भगा दिया गया वहां से दूर, फिर किंग पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर दोबारा वहां पर अटैक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आ जाता है। फिर पब्लिक ने क्लब्स बनाना शुरू किया, और क्लब्स बनाने के बाद फिर से वो किंग पर अटैक करते हैं। अब की बार किंग को क्या कर देते हैं, गिलोटिन दे देते हैं। और सबसे बड़ा क्लब था जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब के जो हेड थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे आफ्टर इलेक्शंस वो हेड हो जाते हैं फ्रांस के। और हेड होने के बाद वो एक अपना अलग ही रूल शुरू कर देते हैं, जिसको रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक उनसे भी परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद क्या करती है, उनके भी अगेंस्ट हो जाती है। अब उनके अगेंस्ट होने के बाद उन पर अटैक कर देती है। अब उन्होंने क्या किया, पावर को अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया गया, 2 लेजिस्लेचर काउंसिल बना दी गई, एक में कम मिनिमम 5 मेंबर रहेंगे, ताकि वो सारे मिलजुल कर इजीली अपना काम कर सके। 1799 तक अच्छा रूल चला। अच्छा रूल चलने के बाद क्या होता है, नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन आके उनको फिर से वहां पर क्या कर देता है, रिपब्लिक को खत्म कर देता है और अपना डिक्टेटरशिप शुरू कर देता है। ठीक है, वुमेन्स की कंडीशन हमने बताई दी कि वुमेन्स को जहाँ जिसे अगर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा वो थे वुमेन्स। वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और इस स्ट्रगल के पीछे क्या सिचुएशन थी, इस स्ट्रगल के पीछे सिचुएशन ये थी कि उनका एक काम था वुमेन्स का, और वो था घरों में जाके काम करना या फिर स्वीपर का काम करना। क्यों करते थे वो ऐसा, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, और एजुकेशन के साथ साथ उस टाइम पर वुमेन्स या फिर गर्ल्स की तरफ कोई ध्यान दिया भी नहीं जाता। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन शुरू किया, और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उनकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और ठीक होने के बाद क्या होता है कि स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, और अपने जो कंडीशन है उसको धीरे धीरे करके ठीक करने लगती हैं। लेकिन राइट टू वोट की बात करेंगे तो वुमेन्स को राइट टू वोट 1946 में जाके मिला था इन फ्रांस। और धीरे धीरे करके उनको ट्रेंड कर दिया गया बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो यही आपका चैप्टर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी बावजूद भी अगर आपके कुछ डाउट्स, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो कीजिए।
आंसर हम करेंगे। ओके बेटा।